नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। हफ्ते दर हफ्ते हर रोज अगले हफ्ते की तैयारी, अगले महीने, अगले आने वाले वक्त की तैयारी में हम लगातार आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन बीता हफ्ता एक बार फिर से कई सारी चिंताएं जो है वो दे करके गया है। जिस तरीके से शुरुआती हफ्ते की जब शुरुआत हुई तो हमने देखा कि बाज़ार के अंदर एक भरोसा लौटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जिस तरह की गिरावट देखने को मिली थर्सडे के अंदर, उससे एक बार फिर से भरोसा डगमगाया। जिस तरीके से ईरान और इजराइल और अमेरिका युद्ध आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के अब चिंताएं गहराती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इसका असर आने वाले समय में गहरा देखने को मिलेगा। बहुत सारी चिंताएं हैं। बड़ी चिंताएं क्या क्या हैं बाजार की, उसका उत्तर हम तलाशेंगे, लेकिन बड़ी चिंताएं जरा आपको बता देते हैं। एक तो एक कच्चा तेल जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड जो है वो एक समय $120 तक जो लेवल जो टेस्ट हुए हैं, वो आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। दूसरी बड़ी चिंता, रुपया जिस तरीके से टूटा है और 93 का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया, ये गिरावट जो है और ज़्यादा चिंताएं जो है वो भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ा रही हैं। एफआईज की लगातार सेलिंग और रुपए की गिरावट वो आगे और इंटेंसिफाई हो सकती है। 80,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली मार्च महीने में हो चुकी है। गैस सप्लाई को लेकर के लगातार चिंताएं बनी हुई है। ऐसे में कैसे लौटेगा भरोसा, ये है आज का बड़ा सवाल। और इसके सही उत्तर के लिए हमारे पास इससे भरोसेमंद नाम और कोई हो नहीं सकता। स्वागत करते हैं संजय सिन्हा सर का, साइट्रस के फाउंडर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस समय बड़ी विकट स्थिति में बाजार फंसा हुआ है। आपसे जब बातचीत हो रही थी तो ट्रेड डील की समस्या थी, एक समस्या निफ्टी और उससे बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई। कैसे देख रहे हैं सर, ये भी कि जो युद्ध है ये बाकियों से अलग है, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा हमारी रसोई तक पहुंच रहा है। रूस यूक्रेन देख लिया, भारत पाकिस्तान देख लिया, और भी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे युद्ध देखे हमने। ये कितनी बड़ी चिंता दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जिस समय से हम गुजर रहे हैं विपुल जी, वो बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि कन्वेंशनली इस युद्ध में हम लोग फोकस्ड रहे सिर्फ क्रूड के प्राइसेस पे। लेकिन जब सामने समस्या आई तो पता चला कि ये क्रूड के दाम की समस्या सिर्फ नहीं है, ये गैस की सप्लाई की भी समस्या है। और जैसा हम जानते हैं, मोरबी में बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो कि बिल्कुल गैस सप्लाई पर डिपेंडेंट थे, वो इंडस्ट्रीज अभी एकदम बिल्कुल समझिए कि बंद हो चुके हैं। और ये इम्पैक्ट और भी सेक्टर्स में दिख रहा है। तो आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में जो आप पॉइंटर्स दिखा रहे थे, वो आपने बिल्कुल सही दिखाया कि हमारे तरफ चौतरफा इशू हैं, जहां एक तरफ क्रूड के प्राइसेस की समस्या है, दूसरी तरफ रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट की समस्या है, तीसरे तरफ गैस की सप्लाई की समस्या है, और चौथी समस्या कि इन सब के कारण क्या भारत में डिमांड कम होगी, क्या मैक्रो इकोनॉमिक असर ऐसा होगा कि बैंक्स के एसेट क्वालिटी खराब होंगे। तो ये बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है। और इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसका जवाब हर कोई खोज रहा है, कि ये वॉर अगर खत्म नहीं भी होगा तो इसकी इंटेंसिटी कब खत्म होगी, ताकि जो जिस तरह का हम सिचुएशन ग्लोबली होते देख रहे हैं, क्या इसमें कुछ भी नॉर्मलसी आने की संभावना है। तो उसका जवाब तो खुद ट्रंप नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी कौन देंगे। सर, अभी काफ़ी सारे विदेशी निवेशकों के साथ और तमाम लोगों से आपकी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होती रहती है। इसका मतलब अंत हो क्या सकता है? क्योंकि मतलब तलाशने क्या आए थे और हासिल क्या करना है, मतलब बाकी युद्ध का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस युद्ध का ऑब्जेक्टिव अभी तक क्लैरिटी जो है वो नहीं मिल पाई है। क्या न्यूक्लियर वेपन को रोकना था, या क्रूड हासिल करना है, या वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना है, वो स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ईरान के अंदर लीडरशिप अगर ऊपर की ख़त्म हो रही है तो आप लोग कह रहे हैं कि गुरिल्ला वॉर और बाकी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक ईरान भी झुकने को राज़ी नहीं है। तो ये उद्देश्य जब तक नहीं पूरा होगा, इधर से या उधर से हल कैसे निकलेगा? तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप में जो ऑब्जेक्टिव स्टेट किया गया है इस वॉर का, वो है कि वहां पर रेजीम चेंज करना चाहते हैं यूएस और इजराइल। ये उनके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ऑल थिंग्स सेड एंड डन, आपने किसी सॉवरेन देश पर आक्रमण किया है, उनकी खुद की भी तो अपनी सोचने की क्षमता है। तो आपकी ऑब्जेक्टिव मीट होगी कि नहीं, वो समय बताएगा। लेकिन जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है, जिसको लेकर कल बहुत बड़े तौर पे
पूरे विश्व में जिसका विरोध हुआ, वो ये था कि ईरान के जो गैस फील्ड्स हैं, उन पर अटैक करने के बाद इस वॉर ने एक दूसरा रूप ले लिया, क्योंकि ईरान ने जब काउंटर अटैक कतार के गैस फील्ड्स पे किया, तो 17% आउटपुट जो है वो लंबे समय तक के लिए उसने डैमेज कर दिया है। तो ये जो रूप ले रहा है बाजार, जहां पर कि एनर्जी एसेट्स एक दूसरे के अफेक्ट हो रहे हैं, उसने थोड़ी बहुत मैं समझता हूं कि एक संजीदगी पैदा की है पार्टिसिपेंट्स में, क्योंकि इस एक्शन का विरोध यूएसए ने भी किया है, और अब वर्ल्ड इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर बम दागने की समस्या नहीं है, ये समस्या एनर्जी एसेट्स पर आघात का है, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ इन दोनों वॉरिंग यूनिट्स पर नहीं होगा, ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर होगा। तो जैसे जैसे इस बात की एहसास बढ़ेगी, मुझे लगता है कि वॉर की इंटेंसिटी थोड़ी कम होनी चाहिए, और जो एनर्जी एसेट्स पर जो जिस तरह का दोनों अंकुश बना हुआ है, एक तो प्रोडक्शन का और दूसरा सप्लाई का, अगर इसमें थोड़ी बहुत ईज हो जाती है, तो भले ही लिमिटेड स्केल पर वॉर लंबे समय तक चले, जैसा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर भी चल रहा है, लेकिन जो अभी जिस तरह की समस्या हम और पूरा वर्ल्ड झेल रहा है, शायद उस समस्या में थोड़ी बहुत नॉर्मलसी आने की संभावना है। ठीक। दूसरा सर, रुपया कहाँ संभलता दिखाई दे रहा है, और ये कितनी बड़ी चिंता है सर। 93 का लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दिया। बहुत लोग 95 तक की बात कर रहे हैं कि जल्दी देखने को मिल सकता है, अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर ये ऐसा रहा तो महंगा कच्चा तेल और रुपया कमज़ोर, ये दोनों मिलकर के भारत का जो पूरा फिस्कल डेफिसिट है, वो पूरी मैक्रो स्थिति को सर क्या कितना गड़बड़ कर सकता है? तो देखिए, रुपये किस लेवल पे ठहरेगा, इस पर अनुमान लगाने के लिए आपको अपने सामने 3 फैक्टर्स रखने पड़ेंगे। सबसे पहला ये कि ये क्रूड कहाँ जाकर रुकेगा। अगर क्रूड मान लीजिए कि $100 के आसपास स्टेबलाइज कर जाता है और आगे जाकर दोबारा $80 के पास पहुंचता है, तो रुपया इस लेवल पर स्टेबलाइज कर थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर क्रूड लंबे समय तक $120 या उसके ऊपर के लेवल पर रहा, तो रुपये पे दबाव और भी बन सकता है। रही बात कि इसका हमारे मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक पर क्या असर पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से देखिए, इसकी एस्टिमेट तो समय के साथ ही होगी, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि अब जो जिस बात पर हम गर्व करते थे, जो एक टर्म यूज़ किया गया था कि भारत एक गोल्डीलॉक पीरियड से गुजर रहा है, जहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट तेज है, इन्फ्लेशन की दर कम है, वो पीरियड बिल्कुल थम जाएगा और इनफैक्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कारणों से, रुपये के डिप्रिसिएशन और क्रूड के ऊपर जाने के कारण, अब इन्फ्लेशन हम इंपोर्ट करेंगे, और जब इस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, तो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो इतनी स्ट्रांग फुटिंग पर अभी थी, उस पर भी आघात होगा। तो कई तरफ से हमारे इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है, जो कि नेगेटिव होगा, और उसको हमें इवेंट्स के साथ देखना पड़ेगा कि वो कैसे शेप लेता है। एक जो बड़ी चिंता लगातार बनी हुई है बाजार के लिए काफ़ी लंबे समय से, वो है एफआईएस की बिकवाली। यूएस ट्रेड डील की बातचीत जब हुई, तब थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए जो एफआईएस थोड़ी थोड़ी सही या फिर सेलिंग रुकती हुई जो दिखाई दी, उससे एक आत्मविश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से सेलिंग हो रही है सर, ये कहाँ रुकती हुई दिखाई दे रही है, और क्या अब भरोसा बचा भी है विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर? क्योंकि जो एक जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि जो हमारी पॉजिटिविटी थी, अब वो स्थितियां बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में। तो विपुल जी, डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है, और मेरे ख्याल से ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग है, ये तभी जाकर थमेगी जब अपना करेंसी जो है वो इस तरह से डेप्रिशिएट नहीं करता रहेगा। क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखें, वॉर की शुरुआत के बाद बाकी विदेशी करेंसी के कंपैरिजन में भारतीय करेंसी ज़्यादा डिप्रिशिएट किया थी। हमने करीब 2.25 से 2.5% हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई है इस छोटे से समय में।
तो लेकिन देखिए लॉजिकली ये बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि हम 80% अपनी क्रूड इंपोर्ट करते हैं और हमें दो तरफा इसका चोट सहना पड़ा है। एक तो चूंकि सप्लाई लाइंस चोक हो गए, तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना क्रूड और गैस हमको पाने में तकलीफ होने लगी, और दूसरा ये कि उसके प्राइस ऊपर चले गए, तो उसके लिए हमको ज़्यादा भरपाई भी करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से जब ये रुपी स्टेबलाइज करेगा, जिस भी लेवल पे स्टेबलाइज करे, वो लेवल पहला एक सिग्नल होगा एफआईआई की सेलिंग का कम होने का। और जब अगर मान लीजिए कि क्रूड नीचे की लेवल पर आता है और अगर वो $80 के आसपास भी स्टेबलाइज करता है, तो मेरे ख्याल से रुपया दोबारा 92 के लेवल पर जा सकता है। और इन दैट केस जो फिनोमेना हम लोगों ने यूएस डील के आसपास देखा, जहां पर कि फरवरी के 3 सप्ताह में 24,000 करोड़ की नेट बाइंग कर गए थे एफआईआई, वो सिचुएशन दोबारा पैदा हो सकता है। अभी सर क्या मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ हो सकता है, या फिर सारे हथियार जो है गवर्नमेंट पहले ही चला चुकी है डिमांड बढ़ाने को लेकर के? अभी सरकार के स्तर पर क्या वो कदम हो सकते हैं जो आपको लगता है कि स्थिति को सुधारने की दिशा में काम करने वाले हो? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम बाहर से समस्याएं हमारे देश में आ रही हैं अभी तो देखिए अपने तरफ से सरकार अगर आप देखें, तो वो इलेक्शन के कारण हो या किसी और कारण से कम रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल वो ऊपर नहीं गए हैं। तो ये एक सोबरिंग इम्पैक्ट है हमारे इन्फ्लेशन पर, वो तो है ही। दूसरा, सरकार ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कि सप्लाई को सुचारू रूप से रिस्टोर किया जाए, खास करके एलपीजी और सीएनजी गैसेस में। लेकिन चूंकि हमारे पास सप्लाई की लिमिटेशंस है, इसी के लिए हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिक को पहले, ट्रांसपोर्टेशन को नेक्स्ट, और उसके बाद हम इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे। तो ये अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस हमारे ख्याल से ये प्रायोरिटी जो सरकार ने निर्धारित की है वो लॉजिकली सही है। जैसे जैसे सप्लाई रिस्टोर होगी, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को भी वो सप्लाई एडिक्वेट मिलना शुरू हो जाएगी, और हमारी जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नॉर्मलसी पर रहेगी और सुचारू रूप से काम करते रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, ये अभी की जो करंट सिचुएशन है उसमें आपके लिए बड़ी चुनौती आपको क्या दिखाई दे रही है? किस तरीके से इस समय की स्थिति को हैंडल किया जाए? ये जो भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है वो कैसे लौटेगा? क्योंकि अब जो सबसे बड़ी निगाहें लगी हुई थी ना, वो लगी हुई थी कि चलिए ट्रेड डील हो गई है, अब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पे निगाहें रखते हैं, और वो उम्मीद थी कि अब बेटर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे वो एक बार फिर से तमाम जो कंपनियों के नतीजे रहेंगे उनमें परिलक्षित होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो बढ़ती महंगाई का असर हो, कई जगहों पे कामकाज जो बंद हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं क्वार्टरली नंबर पर, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? तो विपुल जी, मैं क्वार्टरली नंबर को के इम्पैक्ट से थोड़ा आगे जाना चाहूँगा। हाँ, आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हम निवेशक को ये बताएं कि हिस्ट्री में अगर इस तरह की सिचुएशन हुई थी तो बाजार ने किस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाया था। बिल्कुल। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं हिस्ट्री में जो कि आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सकती हैं। अगर आपको याद होगा तो 1998 में भारत पोखरण में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में ब्लैकलिस्टेड हो गया था। और उस समय जो भी 7-8% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी अपनी सेलिंग भारत में शुरू कर दी थी। और इसके जस्ट बाद 1999 में हम कारगिल वॉर में प्रवेश कर गए थे। ऐसे माहौल में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि स्टॉक मार्केट में रैली हो सकती है। लेकिन मार्च 99 में एक रैली ने जन्म लिया और उसने एक साल के अंदर सेंसेक्स को 100% ऊपर का लेवल दिखा दिया। दूसरी इंस्टेंस हुई 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। सारे फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली फ्रीज हो गए थे, एसेट क्लासेस के प्राइसिंग जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो गए थे। इस बैकग्राउंड में अगेन मार्च 2009 में एक रैली शुरू हुई जो कि एक साल के अंदर सेंसेक्स को 80% ऊपर ले गई। और तीसरा इंस्टेंस है जो कोविड का। इस माहौल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक रैली हो सकती है, लेकिन एक रैली ने जन्म लिया।
मेरा अपना मानना है कि अगर आप देखें तो सितंबर 24 में जब निफ्टी ने 26,000 का लेवल टच किया था, उसके बाद से सारे इवेंट्स नेगेटिव रहे। रुपी डिप्रिशिएट करता गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग हुई बहुत बड़ी मात्रा में, और जब ट्रंप ने भारत पर 50% की टैरिफ लोड कर दी, तो उसके बाद एफआईआई की सेलिंग ने और भी तेजी पकड़ा। ये सारे इवेंट्स का मेरे ख्याल से, ये ईरान का जो मुद्दा उठा, मेरे ख्याल से ये इवेंट्स का क्लाइमैक्स है, जहां पर हम सारे नेगेटिव अपने सामने अब देख रहे हैं। इस बैकग्राउंड में बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हुए हैं भारत में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा दिया गया, और जीएसटी कट के बाद कंजम्पशन ने भी एक रुख पकड़ा है। मेरे ख्याल से आज हम जिस तरह से अपनी सामने की स्थिति देख रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद अगर मैं उसको कहूं तो हम किसी ब्रेकडाउन के कगार पे नहीं हैं, शायद किसी रैली के कगार पर जरूर खड़े हैं। इस रैली में हमको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, वो हमारी पहली ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें आपको एक तीन तरफा अप्रोच या थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। पहला तो ये कि आपको, जो अंग्रेजी में कहावत है, यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो आपकी स्ट्रैटेजी का पहला पहलू होना चाहिए कि आपको डिफेंसिव्स और सिक्लिकल स्टॉक्स के सम्मिश्रण से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। दूसरा जो आपकी स्ट्रैटेजी का प्रॉन्ग होना चाहिए, वो ये कि बाजार का बॉटम किसी ने नहीं देखा है। हम हाइंडसाइट में ही कह पाएंगे कि ये बाजार का बॉटम था। हो सकता है जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही 23,000 पॉइंट के कगार पे, शायद ये बॉटम है, या हो सकता है इसके एक हफ्ता 10 दिन के बाद बॉटम दिखे। तो बॉटम चूंकि हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो हमें स्टैगर करके अपने इन्वेस्टमेंट को स्पेस आउट करना चाहिए और इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी का पिलर है, वो ये कि आप अगर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ आज अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो आप लंबी रेस के घोड़े को पर अपने पैसे नहीं लगा रहे हैं, आप ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको आज के माहौल में 2 साल 3 साल का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और अगर आप बनाएंगे तो जिस तरह हिस्ट्री ने दिखाया है, आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी ये बाजार आज दे रहा है। ठीक सर, चलिए, तो दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं आपने, मैं उसको मतलब जो है थोड़ा सा समझा देता हूं दर्शकों को। एक तो ये कि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि इस तरह की क्राइसिस जब भी आई है, उसके बाद तेज़ रिकवरी देखने को मिली है। और दूसरा, सारी जो नेगेटिव खबरें हैं, सर ने कहा कि वो अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पर हैं, यानी कि अंतिम पड़ाव पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी की सिचुएशन में डिफेंसिव शेयरों पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको जो है इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहिए। सारे पैसे एक जगह या एक सेक्टर या एक तरह के शेयरों पे नहीं लगाने चाहिए, और अभी के लिए शॉर्ट टर्म के बजाय फोकस जो है वो 2-3 साल के नज़रिए के साथ निवेश करना चाहिए। ये सर सार रहा अभी की जो आपने जो 2-4-8-10 लाइनें बोली सर। जी ठीक, खाली एक ही करेक्शन कर दो विपुल जी कि मैंने कहा कि आपको डिफेंसिव में नहीं, आपको पोर्टफोलियो में डिफेंसिव और सिक्लिकल दोनों सेक्टर्स के सम्मिश्रण से बनाना है। दोनों सब पे, ठीक है सर। इसको जो है इसको अभी हम लोग लिखित रूप में जो है उसको सही कर देंगे। लेकिन सर अब आते हैं, क्योंकि समय की कमी रहती है आपके पास, अब जो है फोकस करेंगे सर कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक बाकी जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं अभी की। जैसे आपने डिफेंसिव और सिक्लिकल की बात की, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को। डिफेंसिव का मतलब क्या, हम फार्मा और एफएमसीजी पर ही फोकस करना चाहिए? सिक्लिकल में कौन से सेक्टर या शेयर आपका फोकस रहेगा? इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, फिर कुछ एक सेक्टर्स पे बात कर लेते हैं। जी, तो डिफेंसिव में मैं शामिल करूंगा विपुल जी कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिस्क्रिशनरी, ओके, ऑल्सो मैं शामिल करूंगा फार्मा, मैं शामिल करूंगा आईटी को भी, और मैं शामिल करूंगा टेलीकॉम को भी। तो ये सब हो गए आपके डिफेंसिव क्षेत्र के सेक्टर्स, जहां पर कि आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बनाना चाहिए। रही बात सिक्लिकल्स की, तो वहां पर विपुल जी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी पैदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मैं आपको कहूं, आज अगर आप मिडिल ईस्ट की स्थिति देखें, तो जिस तरह की डिस्ट्रक्शन वहां पर हुई है, जब ये वॉर थमेगा तो वहां रिकंस्ट्रक्शन का भी एक अवसर पैदा होगा। तो आप अगर आज हमारे भारतीय कंपनीज को देखेंगे, तो मेरे ख्याल से 3 अपॉर्चुनिटीज उनके लिए पैदा हो रही हैं।
एक डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर दोबारा रिस्टोर होगा तो जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा, वो मैं अपॉर्चुनिटी एक देख रहा हूँ। दूसरा, जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है, जिसके बारे में जैसे आपने कहा कि जो चौथी तिमाही के रिजल्ट आएंगे उस पर हम क्या व्यू बनाएं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि चौथी तिमाही के रिजल्ट पर बहुत अच्छा रिजल्ट आए। शायद वो ना हो क्योंकि जो सप्लाई बॉटलनेक्स आई हैं सामने मार्च में, उसका कुछ असर तो जरूर पड़ेगा उनके चौथी तिमाही के असर पे, लेकिन उसके आगे उनका डिमांड आउटलुक, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है, वो हमें एक रास्ता दिखाएगा आगे का। और तीसरा, जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ है उसने मेरे ख्याल से एक नया स्लोगन खड़ा किया है। अब तक हम चाइना +1 की बात कर रहे थे, अभी तो हमारे ख्याल से वर्ल्ड एंड इंडिया एक नया स्लोगन है जो सामने आ सकता है, क्योंकि हाल में जो ईरान ने यूएई पर अटैक किया तो उसने अमेज़न के डेटा सेंटर को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया। हम भारत में डेटा सेंटर को लोकलाइज करना चाहते हैं, तो अब इस तरह की अपॉर्चुनिटी एक नई अपॉर्चुनिटी है जो भारत के लिए पैदा हो रही है। तो अगर आप मिला जुला देखें असर, तो एक स्वर्णिम अवसर पैदा हो रहा है इस शॉर्ट टर्म एडवर्सिटी से। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगर आप मतलब चाहें तो कुछ एक नाम भी ले लेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बिल्कुल जी, स्टॉक के नाम अवॉइड करूं तो कुछ सेक्टर्स पर अगर आप कहें, जी तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर आप 2 और 3 साल के नजरिए से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो 3 सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है और उनका वेट भी रीजनेबल होना चाहिए। एक सेक्टर जो मैं समझता हूं वो है इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स का, जहां पर भले आज आपको वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रहे हो, जी। लेकिन मेरे ख्याल से इस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर भी वो आपको 2 से 3 साल में मुनाफा देंगे। दूसरा सेक्टर वो मेरे ख्याल से है ऑटोज का, जहां पर कि अगर जैसे ही ये वॉर की स्थिति कम थमेगी और डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वापस ट्रैक पे आएगा, तो जो तेजी हम लोगों ने सितंबर तक देखी वो तेजी का एक लेग था। उसके बाद इस लंबे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद दोबारा इसमें तेजी होने की संभावना है, ऐसा मैं समझता हूं। और तीसरा वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, जहां पर कि मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक ही तराजू पर एक ही लेवल पर डालूंगा और उसके नीचे मैं मिड कैप और स्मॉल कैप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को डालूंगा। तो ये 3 मुख्यतः सेक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर अब इस पर भी एक आएंगे और बाकी सेक्टर्स की बात अगर करें, जैसे कि सर जो युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, पिछली बार भी जब आप आए थे तो हम लोगों ने काफ़ी इस पर बातचीत की थी, इस डिफेंस को लेकर के, डिफेंस सेक्टर को लेकर के। अब सिचुएशन सर जो बन रही है, एक वॉर तो उधर चल रही है, एक वॉर हमारे बगल में भी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर जो है अटैक कर दिया और एयर स्ट्राइक की। ये जो दुनिया भर में एक युद्ध का माहौल है और सबका फोकस इस बात पर रहेगा कि अपने अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद किया जाए। भारत इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, भारतीय कंपनियां कहाँ दिखाई दे रही हैं, वैल्यूएशन के आधार पे क्या अब उन पर नज़र डालनी चाहिए या फिर जो भी चुनिंदा कंपनियां हैं उन पर फोकस करना चाहिए अगर साल 2 साल के नज़रिया रखें तो? विपुल जी, जो वॉर की नई रूपरेखा है वो कन्वेंशनल वॉर से काफी हद तक बदल चुकी है। कन्वेंशनल वॉर में 2 आर्मीज आमने सामने होती थी या बड़े स्केल के आर्मामेंट्स एक दूसरे पे दागे जाते थे। आज का जो वॉर है वो ड्रोन के द्वारा ज्यादा छेड़ा जा रहा है। तो अगर आप अटैकर हैं तो आपकी ड्रोन कैपेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आप डिफेंडर हैं तो आपको ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो नया पर्सपेक्टिव है वॉर का, इसमें जो हमारी ट्रेडिशनल डिफेंस कंपनीज हैं सिर्फ वो ही भागीदारी निभाएंगी जरूरी नहीं है। अब नए एज के जो आर्मामेंट्स की कंपनीज हैं जो खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड हैं, या जो इसके संबंधित जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है उससे संबंधित जो कंपनीज हैं, उनके लिए अवसर है। और रही बात अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी आज के माहौल में देखिए सिर्फ हमारे लिए डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब हम एक्सपोर्ट को बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं डिफेंस में। और तीसरी बात जो आपने कही वैल्यूएशन की,
तो वो नो डाउट वो एक चैलेंज है डिफेंस सेक्टर में कि जो उस कंपनी में थोड़ा बहुत भी अपना डिफेंस के प्रति इनिशिएटिव दिखाया तो वहां पर तुरंत प्राइस डिस्कवरी हो जाता है। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, समय समय पे ये वैल्यूएशंस करेक्ट भी होते हैं और उनकी अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी अगर स्ट्रांग होती है तो वो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई भी करती हैं। तो आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा, बट ऑन अ जेनेरिक बेसिस आपने बिल्कुल सही कहा, डिफेंस सेक्टर की कंपनीज जो हैं उनकी वैल्यूएशंस कहीं कहीं पर बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। ठीक सर। ये दूसरा सर, डिफेंस के साथ साथ एक सेक्टर जो नहीं चला सर बिल्कुल, मतलब ऐसा क्या हुआ कि रेलवे ने इतना निराश किया? मतलब अच्छे अच्छे शेयर, IRFC जैसा शेयर अब 100 रुपये के नीचे मिल रहा है, 80-90 रुपये पे, और कोई पूछ नहीं रहा। बहुत लोगों ने बहुत हाई लेवल पे ले रखा है, लेकिन वो रोज़ हमारे पास सवाल आते हैं। लोगों को बजट से एक्सपेक्टेशन थी, उसके बाद कुछ होगा उससे एक्सपेक्टेशन थी, कहीं कुछ नहीं हो रहा और नहीं चल रही है शेयर। एक दिन कभी रिकवरी आ भी गई तो अगले दिन पता लगता है उससे ज़्यादा टूट गए। इस सेक्टर में ऐसा क्या निगेटिव हुआ? क्या वैल्यूएशन का ही एक डर था, या और क्या कुछ ऐसी चिंताएं हैं, या फिर अब फोकस बाकी जगहों पे ज़्यादा हो गया है इसलिए रेलवे पीछे पिछड़ गया? क्या व्यू सर आपका? तो विपुल जी, ये सारे कारण का योगदान रहा है। एक तो जरूर है कि जब रेलवे एज अ थीम बाजार ने डिस्कवर किया तो जैसा डिफेंस में हुआ वहां पर बहुत जल्दी प्राइस डिस्कवरी हो गई। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक विशेषता है कि अगर आपने अच्छे शेयर लिए, अच्छे कंपनी के शेयर लिए हैं और अगर उसको गलत प्राइस पर ले लिया है तो बाजार आपको समय देता है कि वो लेवल जहां पर आपने जिस वैल्यूएशन पर लिया है, समय के साथ वो वैल्यूएशन भी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर चला आता है। तो जैसे आपने कहा, रेलवे में भले ही लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे स्टॉक में एंटर किया हो, लेकिन ये कंपनी स्टैटिक तो नहीं है ना। ये कंपनीज अपनी अर्निंग्स ग्रोथ तो दिखा रही हैं, तो एक समय आएगा जब इनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाएंगी। आज के माहौल में हो क्या रहा है कि जो पैसा है वो इन सेक्टर को चेस करने के बदले किसी और सेक्टर्स को चेस कर रही हैं। बट बाजार में हम जानते हैं विपुल जी कि पैसा रोटेट करता है। आज किसी और सेक्टर में तो घूम फिर के वो वापस इस सेक्टर में आएगा। आपको खाली अपनी वैल्यूएशन पर नजर रखनी है कि क्या आपके कंपनीज जिसमें आपने पैसा लगा रखा है, क्या उनके वैल्यूएशंस समय के साथ और रीजनेबल हो रहे हैं, तो आप उसको पकड़ कर रखिए। हाँ, और एक समय आएगा जब बाजार दोबारा अपने एलोकेशन को इस पर लाएगा तो आप उस समय अपने डिसीजन ले सकते हैं कि आप प्रॉफिट बुक करें या अपने लेवल से निकल जाएं। जी। अच्छा सर, आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का जिक्र किया था जिस पे आप भरोसा कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि बहुत लोगों का अब ये मानना है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में मैक्रोस चेंज होंगे, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, वहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी ख़राब होंगी। आपका व्यू इस पर क्या है? इसको लेकर के क्या राय दे रहे हैं आप? तो देखिए, जो नियर टर्म प्रेशर है इस बैंकिंग सेक्टर में, वो इसी बात से आया है कि पिछले साल भर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 125 बेसिस पॉइंट से रेट काटे, उसके कारण क्रेडिट ग्रोथ में अब मुझे बढ़ोतरी दिख रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के गाइडेंस को भी देखेंगे तो उनका गाइडेंस ही है 14 से 16% क्रेडिट ग्रोथ का। जी। दूसरा, जब रेट कट रहा था उस समय लेंडिंग रेट तो पहले कट गए, बोरोइंग रेट अब कट रहे हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन नॉर्मलाइज हो रहा है। तीसरा, पिछले साल में वेदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, सबकी एसेट क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट दिखा। आज इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में जहां मैक्रो चैलेंजेस हैं, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं वो रिवर्स हो गए हैं। इन द सेंस कि क्या जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को रॉ मटेरियल और ईंधन की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो क्या वो क्रेडिट ग्रोथ के लिए जाएगा? तो क्रेडिट ग्रोथ पर क्वेश्चन मार्क हो गया है। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन आएगा तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, तो जहां आरबीआई रेट काट रहा था वो रेट काटना तो बंद करेगा, संभव है कि वो रेट बढ़ाना भी शुरू करे, तो फिर उसका असर जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव मैक्रो एनवायरनमेंट में हो सकता है कि कहीं कहीं एसेट क्वालिटी डिटोरेट करे। जैसे हम कह रहे थे कि जैसे मोरबी में सीमेंट सिरामिक के जो प्लांट्स अगर बंद हो गए और उन्होंने लोन ले रखा है, तो वहां जो लोन रिपे करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ये तीनों जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उसने इस सेक्टर को दबा रखा है। लेकिन जो इस सेक्टर को रिवर्स करेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये
लिमिटेड अवधि की चैलेंजिंग सिचुएशन है या ये एक लंबे अवधि यानी कि 6 महीना तक इसी तरह की स्थिति रहेगी, और अगर रही तो नो डाउट बैंकिंग उसमें और सफर कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आगे के 1 डेढ़ महीना में ये सिचुएशन क्लियर हो जाता है तो ये सारे फैक्टर्स रिवर्स हो जाएंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे जाते जाते एक बार जरा हमारा थंब दिखा, वो बैकग्राउंड सर को दिखा दीजिए। सर, जो महत्वपूर्ण सवाल है जिसके साथ हमने कार्यक्रम का आगाज़ किया था, आखिर ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये भरोसा जो है बाजार में 2 दिन की रैली के बाद भी डर लगता है कल फिर टूटेगा क्या और कितना टूट जाएगा, कैसे लौटेगा भरोसा सर? देखिए, हमारे ख्याल से अगर सिंपल तौर पे मैं कहूं विपुल जी, तो 3 चीज पर आपको नजर रखनी है। नंबर 1, क्रूड के प्राइसेस किधर जा रहे हैं, $100 के ऊपर या $100 के नीचे। दूसरी, हमारी रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट किधर है, क्या हम 94 क्रॉस कर रहे हैं या हम 92 के पास जा रहे हैं। और तीसरी, मिडिल ईस्ट से किस तरह की न्यूज आ रही है, क्या वॉर धीरे धीरे कम हो रही है या और भी ज्यादा इंटेंस हो रही है। इन तीनों पे नजर रखिए, कॉमन सेंस अप्लाई करिए, आप बाजार में वेल्थ बनाकर जाएंगे। वेल्थ बना करके जाएंगे, भरोसा लौटेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और आपके साथ समय पता नहीं चलता है सर, अब किसी दिन एक साथ आपके साथ 1 घंटे का शो करने का मन है, तो जब भी आपके पास समय हो तो आराम से आपके साथ। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, तो जो चिंताएं हमने शुरू में जाहिर की थी वही भरोसा लेकर के आ सकती हैं संजय सिन्हा सर के मुताबिक। एक तो ये कि रुपया अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करना शुरू कर दे, वो 92 की तरफ आना शुरू करे, कच्चा तेल जो है वापस $100 के नीचे आता हुआ दिखाई दे, और मिडिल ईस्ट से कुछ अच्छी खबर आए तो वो फिर जो है भरोसा लौटता हुआ बाजार में दिखाई देगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर के कोई समस्या, कोई परेशानी हो, सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे आपके साथ हम हमेशा जुड़ते ही हैं। वैसे तो हमारे कार्यक्रम सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे लगातार हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।